हाय एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सो लॉन्ग। सो देखो, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहले मैंने क्यों लेक्चर्स अपलोड करना बंद कर दिया, बिकॉज़ मुझे आप लोगों का ना रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और यूट्यूब पे ऑलरेडी अगर आप लोग देखोगे तो पॉलिटी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो मुझे लगा शायद मुझे ये नहीं कराना चाहिए, आई शुड डिसकंटिन्यू। और इसी वजह से ना मैंने इकोनॉमी को भी अभी मतलब रोक रखा है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सो मैंने सोचा कि क्या नहीं चल रहा है अभी यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कि विजन IAS की जो मंथली मैगजीन्स हैं वो रेयरली कोई करा रहा है। बट जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी ना, और मुझे जिस तरीके से चाहिए था कि कोई मुझे समझाए, मैंने सोचा क्यों ना उस तरीके से मैं अपलोड करूं। तो इस वजह से मैं विजन IAS की वीडियोस डालने लग गई थी। बट अब मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिलने लग गया है, तो इसलिए अब हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी कंटिन्यू। तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके ऊपर पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट तक जितने चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो इस चैप्टर्स तक उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 10-20 साल पुराने क्वेश्चन इसमें अटैच किए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ना पहले क्या होता था, अगर आप पैटर्न देखोगे UPSC का 2022 के बाद से ना कंप्लीटली चेंज हो चुका है पैटर्न, ठीक है। तो अगर आप 5 साल के भी क्वेश्चंस पहले कर लेते थे ना, तो वो इनफ रहता था। लेकिन अब इनफ नहीं है। अब आपको पूरा एटलीस्ट 10 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए, पहले क्या पूछा गया है उसके ऊपर एनालिसिस, ताकि आप लोग प्रिडिक्ट कर सको कि आगे ना इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं आपको आज दिखाऊंगी भी। तो एग्जैक्टली 2005 में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके 2023 में, 24 में। तो इस वजह से मैंने आज कोशिश की है कि मैं पहले 10-20 साल के क्वेश्चंस उठा के मैं आज डाल दूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और किसी और सोर्स पे, किसी और वीडियो पे आपको रिलायबल ना होना पड़े। आज की वीडियो आप लोग देख लो, तो आप लोगों का एक तो 1 से लेकर 23 चैप्टर्स तक रिविजन हो जाए, दूसरा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोगों ने देखा था कैसे 1773 से लेके 1857 तक हमारे ऊपर कंपनी रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल किया करती थी, और उस टाइम के दौरान किस तरीके से डिफरेंट एक्ट्स आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देन 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारे ऊपर क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि डायरेक्टली अब ब्रिटेन का पार्लियामेंट है जो हमारे ऊपर अब कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इस दौरान भी काफ़ी सारे एक्ट आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 60% अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, कंपनी रूल देख लिया एंड क्राउन रूल देख लिया। ये चैप्टर, इसमें जितने भी एक्ट है ना, उनको आप और ज़्यादा डिटेल से आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। इसके बाद आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें अब जब आज़ादी मिल गई तो हमें आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो विदाउट किसी इंटरफेरेंस के बना हो। उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग हों वो सारे के सारे इंडियंस हो, कोई भी फॉरेन नेशनल उसके अंदर ना हो, कोई भी ब्रिटेन का कोई बंदा ना हो जो उस चीज़ में इंटरफेयर करे। वो हम लोग इंडियंस खुद बनाएंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, और इसी चीज़ के लिए MN रॉय ने एक आइडिया दिया था, क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी ब्रिटेन पार्लियामेंट में। उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट मेजर एंड माइनर कमिटीज़ बनाई, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, हेड कौन थे, बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो बेसिकली हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी कौन कहलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि जो ये कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी का मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। क्लियर है ये चीज़? और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, फिर यहाँ से हम लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सी खास बातें हैं जो उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ज़्यादा रिजिड है, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स थे ना, वो हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स वाले चैप्टर में
में कवर किया था। देन अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला, जैसे कि आप लोग कोई भी बुक स्टार्ट करते हो पढ़ना, उसमें इंट्रोडक्शन पेज होता है, राइट। वो इंट्रोडक्शन पेज ये बताता है कि इस बुक में एग्जैक्टली आप लोग क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने वाले हो, राइट। तो इसी तरीके से प्रीएम्बल जो है वो एक तरीके से आपका प्रीफेस कह लो, इंट्रोडक्शन पेज कह लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आ गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है, और ये प्रीएम्बल जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। क्लियर है ये चीज़? ये आपका प्री का क्वेश्चन है। तो इस प्रीएम्बल में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ होने वाले जो भी वर्ड्स है, सोवरेनिटी हो गया और सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने डिटेल में प्रीएम्बल के अंदर देखे थे। फिर हमने लास्ट में एक केस भी देखा था जिसमें हमने देखा था कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो इस चीज़ में जो फाइनल जजमेंट था वो ये था कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट जस्टिशिएबल पार्ट, राइट। तो ये हम लोगों ने कवर किया था प्रीएम्बल के अंदर। देन इसके बाद आते हैं हम लोग 1 बाय 1 आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक कवर किया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 दो चीज़ों से डील करता है। एक तो है नेम ऑफ आवर कंट्री और दूसरा है पॉलिटी, यानी कि नेम इन द सेंस इंडिया, दैट इज भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि पहले ना हमारी कंट्री पहले बनी है, ठीक है, और कंट्री बनने के बाद हमने स्टेट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स में कंट्री को डिवाइड किया है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट इसका उल्टा होता है कि पहले स्टेट्स बने हुए थे, उन स्टेट्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक कंट्री बना लेते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये बोल रखा है आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 हमारे पार्लियामेंट को 2 पावर्स देता है। एक तो है एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट और दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक हिस्सा है, मान लो बांग्लादेश का कोई एक स्टेट है, तो आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आप पर्टिकुलर एरिया ना अपनी कंट्री में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उस नए स्टेट को अपने अंदर एडमिशन दिया है। क्लियर है ये चीज़? वो पहले से ही किसी और कंट्री का पार्ट था, अब उसको हमने अपने अंदर ऐड किया है। दूसरा आता है कि कहीं आप कोई ऐसी ज़मीन देखते हो जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का कोई रूल नहीं है, तो आप उसको इंडिया के अंदर मर्ज कर सकते हो, मिला सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो नया स्टेट का। समझ में आ गया? तो ये 2 पावर्स आर्टिकल नंबर 2 के अंदर पार्लियामेंट को मिलता है। फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि हमारा पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है। कैसे? चाहे तो पहले से जो कुछ एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उनका थोड़ा थोड़ा एरिया ले लिया, एक नया स्टेट बना दिया, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर दी, उनका नाम चेंज कर दिया। तो इस तरीके की कुछ पावर है जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 हमारे पार्लियामेंट को देता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बिल होता है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उस बिल को आप लोग प्रेसिडेंट की एसेंट से, यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, मतलब बिल की रिकमेंडेशन देने से पहले, उनको वो चीज़ जिस भी स्टेट के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर में ये बात पहुंचानी होगी, ठीक है। भले ही वो स्टेट लेजिस्लेचर इस चीज़ के लिए अग्री करे ना करे, इस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी है कि हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। क्लियर है ये चीज़? फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 4, जो ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 इनमें आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो काम करने के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस से भी ये काम किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है। फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम लोग अपनी इंडिया की कुछ टेरिटरी, जैसे कि आर्टिकल नंबर 2 में हम किसी देश की टेरिटरी अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो सिमिलरली अगर मैं इंडिया की थोड़ी सी टेरिटरी किसी स्टेट को देती हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? तो ये कहते हैं नहीं, हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी कंट्री के साथ अपना नॉर्मल बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज़? फिर इसी में हमने देखा था किस तरीके से फजल अली कमीशन ने स्टेट्स को बनाया था, क्या वो 4 फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सिटीजनशिप। ये पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक सिटीजनशिप से डील करता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि कोई अगर पर्सन जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है और वो इन 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फॉलो करता है तो वो इंडियन सिटीजन है। जैसे कि अगर वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स, ईदर पेरेंट्स, या तो मम्मी या तो पापा,
कोई भी इंडिया में पैदा हुए हो, या तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने से 5 साल पहले से वो इंडिया में रहता आ रहा है। क्लियर है ये चीज़। फिर आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि वो इंसान जो कि माइग्रेट हुआ है इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया का सिटीजन बन जाता है अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं और इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो एक डेट है 19 जुलाई 1948, इस डेट से ना हमारा परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। मतलब एक तरीके से इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाने के लिए आपको एक तरीके की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया माइग्रेट हो चुका है और तब से रह रहा है, तब वो इंडियन सिटीजन कहला जाता है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ है और फिर उसके बाद उसने अपने आप को रजिस्टर करा दिया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो तभी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है अगर वो 6 महीने से रह रहा हो। समझ में आ गया। तो अगर वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर वो इंडियन सिटीजन कहला जाएगा। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है आर्टिकल नंबर 7 जो ये कहता है कि कोई इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया 1 मार्च 1947 के बाद, बट फिर इंडिया आया रीसेटलमेंट के लिए, तो वो भी सिटीजन बन सकता है अगर वो 6 महीने से रह रहा हो इंडिया में और रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट उसने डाल दी हो। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 8 जो कि कहता है कोई सिटीजन जो इंडिया के बाहर रहता है बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है, देन वो अपने आप को डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव से इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड करा सकता है। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 9 जो कि ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, उसके पास एक ही पासपोर्ट होगा, यानी कि वो 2 कंट्रीज़ का मेंबर, 2 कंट्रीज़ का सिटीजन बन के नहीं रह सकता है। क्लियर है ये चीज़। अगर उसने दूसरे कंट्री का पासपोर्ट होल्ड किया तो फिर वो इंडियन सिटीजनशिप अपनी खो देगा। समझ में आ गया। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 10 आपका जो ये कहता है कि अब जैसे आपका आर्टिकल नंबर 6, 7, 8 जो भी ये है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, फिर फ्यूचर में अगर पार्लियामेंट कोई भी नया लॉ लेके आता है, कुछ भी लेके आता है, तो उससे आपकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11 जो ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये हक देता है। बेसिकली अभी तक हमने जितने आर्टिकल्स पढ़े उसमें हमें ये पता लगा कि हम इंडियन सिटीजन है या नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, समझ में आ गया, वो कैसे बन सकता है या फिर किसी से उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैसे छीनी जा सकती है, तो ये हक आर्टिकल नंबर 11 जो है ना पार्लियामेंट को देता है कि वो अपना एक्ट लेके आ सकती है और उस एक्ट में ये प्रोसेस डिफाइन कर सकती है। सिमिलरली फिर पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके भी आती है, जिसमें हमारे पास बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनसे हम लोग इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। और साथ ही आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी बताया गया है कि आपसे रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन या डेप्रीवेशन के थ्रू आपसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है। क्लियर है ये चीज़। फिर आता है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पार्ट 3 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 इस चीज़ से डील करता है। इसके मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट वाला चैप्टर। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 12 जो है ना वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। बेसिकली देखो, फंडामेंटल राइट यानी कि क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का मतलब है हमारे कुछ बेसिक राइट्स जो हमें चाहिए। समझ में आ गया। और वो बेसिक राइट हमें किसके अगेंस्ट चाहिए, मतलब किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। समझ में आया। गवर्नमेंट फ्यूचर में कभी भी हमें एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो इस जो आर्टिकल नंबर 12 है ना वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को डिफाइन करती है कि आपको इनके खिलाफ सुरक्षा दी जाएगी। समझ में आ गया। तो आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 13 लॉ की डेफिनेशन बताती है कि एग्जैक्टली लॉ क्या कहलाएगा। मान लो गवर्नमेंट कल की डेट में कोई लॉ लेके आ जाती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल नंबर 13 ये भी बताता है। आर्टिकल नंबर 12 तो गवर्नमेंट बताता है, आर्टिकल नंबर 13 ये बताता है कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ कहलाएगी, और इस लॉ के तहत अगर मान लो कोई लॉ आया है, ये लॉ है आर्टिकल नंबर 13 के तहत, अब उससे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो पहले हम चेक करते हैं क्या वो लॉ वैलिड है या नहीं है आर्टिकल नंबर 13 के अंडर। अगर वैलिड है, ये लॉ है, इससे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो यानी कि ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते हो। क्लियर है ये चीज़। और अगर लॉ नहीं है वो चीज़, मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है जिस वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट किया
किया जा रहा है तो वो वैलिड होगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से गवर्नमेंट को और लॉ को सेपरेटली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आर्टिकल नंबर 12 हमारा क्या डिफाइन करता है? स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल नंबर 13 क्या डिफाइन करता है? लॉ की डेफिनेशन। फिर आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से समाज में हर कोई इक्वल है। किसी से आप लोग मतलब उसकी कास्ट के बिहाफ पे, उसके जेंडर के बिहाफ पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे आप उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहाइबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। फिर आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। समझ में आ गया? फिर आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 आपको फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, बोलने की, सुनने की, कहने की आज़ादी हो गई। इसके बाद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर आपने गलती कर दी है, कुछ सज़ा मिलने वाली है, उस टाइम में भी आपके पास कौन कौन से बेसिक राइट है। जैसे आप वकील हायर कर सकते हो, 24 आवर्स के अंदर आपको अरेस्ट किया गया तब आप क्या कर सकते हो, कौन से स्टेप ले सकते हो, इस तरीके की चीज़ें। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको हंसने की, खुश रहने की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं राइट्स, वो चीज़ें मेंशन है इसके अंदर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, किस तरीके से 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिलना उनका हक है। देन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, और उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज में बच्चों से काम ना करवाया जाए। फिर आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आपको आपका धर्म मानने की आज़ादी देता है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। फिर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आपका आर्टिकल नंबर 32 है। समझ में आ गया? फिर इसी चैप्टर में हमको डिफरेंट रिट्स के बारे में बताया गया। रिट्स का मतलब होता है कमांड देना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कराने के लिए, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, और भी एक दो चीज़ों के लिए रिट्स इशू होते हैं, तो वो रिट्स इसमें बताए गए हैं, जैसे कि हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, देन को वारंटो। ये सारे रिट्स के बारे में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, विच इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आप पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक DPSP से डील करते हैं। क्लियर है ये चीज़? और हमने ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP बोरो किया है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 36 जो है ना, वो ये कहता है कि ये जो पार्ट 4 है ना, इसमें भी स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 में मेंशन की गई थी। ठीक है? तो यहाँ भी हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 36 में गवर्नमेंट को डिफाइन किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 के अलावा अगर कहीं स्टेट लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप लोग आर्टिकल नंबर 12 या आर्टिकल नंबर 36 वाली स्टेट की डेफिनेशन एज्यूम नहीं कर सकते हो जब तक वहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोला ना हो। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 36 एक्सप्लिसिटली ये कह रहा है कि ये इस पूरे पार्ट में, पार्ट 4 में स्टेट की डेफिनेशन वही है जो पार्ट 3 में आपका आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया गया था। समझ में आ गया? तो आर्टिकल नंबर 36 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 37 ये बोलता है आपका कि ये जो DPSPs है ना, ये एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को ये ध्यान रखना है कि जब भी वो कोई भी नया लॉ, कानून कुछ भी बना रही है तो उनको इन बातों का ध्यान रख के उस कानून को बनाना है। क्लियर है ये चीज़? तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को ध्यान रखने हैं कि जब भी स्टेट कोई नया कानून बनाएगी तो उनको इन बातों का पालन करना है। क्लियर है ये चीज़? लेकिन ये एक तरीके जैसे फंडामेंटल राइट आपके जस्टिसेबल है। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने मेरे फंडामेंटल राइट मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ, उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ, बट DPSP जस्टिसेबल नहीं है नेचर में। इसी वजह से अगर कोई स्टेट DPSPs का पालन नहीं भी करता है तो उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो, ये नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर है ये चीज़? अब हम लोगों ने DPSPs को ना 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरे हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरे हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है ये चीज़? तो इसमें हमारा
हमारा जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें हमारा सबसे पहला आर्टिकल नंबर 38, जो कि ये कहता है, ये बेसिकली डायरेक्शन है स्टेट को कि लोगों का वेलफेयर प्रोटेक्ट करना है। जब भी कानून बनाओ तो उनके बारे में सोचो, एक तरीके से उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचो, और कानून ऐसा बनाओ जिससे हमारे समाज की इनइक्वालिटी कम हो सके। समझ में आ गया। देन आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39 में आपके ABCDEF पार्ट्स हैं। तो इसमें आपका ए पार्ट ये कहता है कि मेन और वुमेन को इक्वल राइट मिले लाइवलीहुड के लिए, मतलब कि स्टेट इंश्योर करेगा कि मेन और वुमेन दोनों को बराबर का हक हो अपना लिविंग अर्न करने का। समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि सबका वेलफेयर हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग सारी वेल्थ या रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड आपका कहता है इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जो कॉमन गुड सर्व करे, इकोनॉमी ऐसी हो जहाँ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अल्टीमेट गोल पब्लिक वेलफेयर हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो। इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स तरीके की इकोनॉमी है। फिर आता है वर्कर्स को फेयर वेजेस और वर्किंग कंडीशन मिले, मजदूरों को डिसेंट वेजेस, प्रॉपर वर्किंग आवर और अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए जिससे वो लोग काम कर सके। समझ में आ गया। देन है चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट की, मतलब बच्चों को फ्री और हेल्दी चाइल्डहुड मिले ताकि उनका फुल डेवलपमेंट हो सके। समझ में आ गया। देन है आपका सिटीजन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इनसे बचा किया जाए, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। समझ में आ गया। तो आर्टिकल नंबर 39 का मकसद है एक ऐसा सोसाइटी बनाना जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो और रिसोर्सेज सबके भले के लिए यूज हो। समझ में आ गया। देन इसके बाद आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 41 है। ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसका फोकस है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस पर, मतलब कि स्टेट जब उसके पास रिसोर्सेज हो तो वो लोगों को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे, काम, एजुकेशन और हेल्प जब भी कोई बेरोजगार, बीमार हो, बुढ़ापे में हो या किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो। समझ में आ गया। तो राइट टू वर्क का मतलब है कि गवर्नमेंट को ना कोशिश करनी चाहिए कि हर सिटीजन को काम मिल सके जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। फिर और हाँ, राइट टू वर्क जो है ना DPSP, इसी के अंडर आपको पता होगा MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम जो है आपका, वो ये स्कीम है कि आपको मिनिमम 1 साल में वर्कर्स को 100 डेज का काम देना ही देना है, और अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको उनको उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो इसी DPSP की वजह से है। ठीक है। देन है आपका राइट टू एजुकेशन, यानी कि स्टेट को इंश्योर करना है कि हर सिटीजन्स को एजुकेशन मिले, स्पेशली जब वो 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बीच में हो और वो केपेबल ना हो, कि वो मतलब पेरेंट्स केपेबल नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो इस सिनेरियो में स्टेट को आना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। देन है पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, बेरोजगार अगर कोई है, बीमार कोई है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलनी चाहिए। समझ में आ गया। जैसे पेंशन हो गया, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है। ये राइट्स आपके, जैसा मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि स्टेट्स के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन चीज़ों पे। क्लियर है ये चीज़। देन है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 42, जो कि आपका मटर्निटी रिलीफ की बात करता है, मतलब स्टेट्स ऐसे स्टेप्स ले जिससे वर्कर्स को एक तो अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, साथ ही विमेन को मैटर्निटी रिलीफ मिले, उनका प्रॉपर देखभाल किया जा सके, इस वजह से ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 43 इसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, जिसका फोकस है लाइवलीहुड प्लस डिग्निटी को मेंटेन करना, यानी हर सिटीजन को ऐसा काम का मौका मिलना चाहिए जहाँ रिस्पेक्ट भी हो और इनकम भी हो। समझ में आ गया। तो इस आर्टिकल का मकसद है कि स्टेट प्रमोट करे कॉटेज इंडस्ट्री को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और लोकल क्राफ्ट्स को, ताकि लोग अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़कर कमा भी सकें। ठीक है। इसके बाद है आपके पास आर्टिकल नंबर 43A। अब जिस भी के आर्टिकल के सामने ABC ऐसा कुछ लग जाता है तो आप समझ जाओ कि वो आर्टिकल पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में उसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो 43A बाद में ऐड हुआ है अमेंडमेंट से। ठीक है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है और इसका मेन फोकस है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए जिससे वर्कर्स या मजदूर भी अपने काम की जगह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, स्पेशली इंडस्ट्रीज में। ठीक है। तो ये है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का, जो कि है आर्टिकल नंबर 47, जो कि फोकस करता है पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन पे। इसका मेन एम है कि स्टेट लोगों के हेल्थ लेवल को इम्प्रूव करे और उनकी न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा कर सके। समझ में आ गया। जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को के हेल्थ को इम्प्रूव करे, उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस को सुधारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सही खाना प्रोवाइड करे, क्लीन वाटर प्रोवाइड करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड
प्रोवाइड करे, प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल नंबर 47 के अंदर आ जाती है। फिर है आपका नेक्स्ट इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल, जिसके अंदर पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 40 है। आर्टिकल नंबर 40 का फोकस है ग्राम पंचायत। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर आपको आइडिया लगाना है गांधी जी किस चीज़ से रूट से जुड़े हुए थे, गांव के लोगों के बारे में सोचते थे, तो पंचायत ये सारी चीज़ों का जब आप नाम सुनोगे तो आप समझ जाना कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 40 का फोकस है ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। समझ में आ गया। देन है आपका आर्टिकल नंबर 43 जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करता है। देन आर्टिकल नंबर 43B, अब आगे बी लगा यानी कि किसी अमेंडमेंट से इसको ऐड किया है हमने, तो इसको हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है 2011 में। ये आर्टिकल स्पेशली फोकस करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना स्टेट की ड्यूटी है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करे, प्रमोट करे। इसके बाद इसी में आपका आर्टिकल नंबर 46 है। तो आर्टिकल नंबर 46 का मेन फोकस है SC, ST और वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट हो, यानी कि हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। साथ ही स्टेट को काम करना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शंस के एजुकेशन को प्रमोट करें, इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारें, ताकि ये लोग भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सकें। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 47, ये आपका कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स वगैरह के प्रोहिबिशन पे बात करता है। देन है आपका नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 48 जो आपका प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, तो ये उनकी बात करता है। क्लियर है ये चीज़। तो ये थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके बाद लास्ट हमारे पास DPSP है जो कि है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 44 जो कि ये बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा होना चाहिए पूरे थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 बात करता है कि सबको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, स्पेशली जैसे वो 6 साल का हो जाता है वैसे ही, ठीक है। देन इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 48 जो कि आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड चीज़ों की बात करता है कि कैसे हमको मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहिए और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। देन बात करता है हमें किस आर्टिकल नंबर 48A जो ये बताता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए। देन आर्टिकल नंबर 49 बात करता है हमें हमारे मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जो ये हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 50 आपका बात करता है कि हमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना चाहिए। समझ में आ गया। और ये जो आर्टिकल नंबर 50 है ना, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ में आ गया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 51 है जो कि बात करता है हमें किस तरीके से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे सारे आर्टिकल्स कवर होते हैं DPSP के। समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो हमारे सर BN राव जी थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने ये चीज़ रेकमेंड की थी कि इंडिविजुअल के राइट ना जो है ना उनको 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड करो, एक जस्टिशिएबल एंड एक नॉन जस्टिशिएबल। तो जस्टिशिएबल हमारे फंडामेंटल राइट हो गए एंड नॉन जस्टिशिएबल हमारे DPSP हो गए। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे पार्ट 4A में आर्टिकल नंबर 51A जो इस चीज़ से डील करता है। तो अब DPSPs जो थे ना वो तो स्टेट की ड्यूटीज़ थी, राइट, कि स्टेट को ये चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी है जब भी स्टेट कोई भी कानून बनाएगी। लेकिन अब फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर नेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 51A में ऐड किए गए हैं थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये आपको बताते हैं कि एज अ गुड सिटीजन्स आपको क्या करना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, नेशनल स्ट्रगल के आइडियाज़ को चेरिश करना चाहिए, जिन लोगों ने देश के लिए सैक्रिफाइस किया उनको आप याद रखो और उनकी रिस्पेक्ट करो, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करो देश की, देश को डिफेंड करो, जब ज़रूरत हो तो नेशनल सर्विस दो, भाईचारा बढ़ाओ, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस को भूलकर सब मिलकर रहो और विमेन की डिग्निटी का ख्याल रखो। फिर है कल्चर को प्रिजर्व करो, रिस्पेक्ट करो अपने रिच हेरिटेज को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, रैशनल थिंकिंग रखो, रिसर्च और रिफॉर्म को प्रमोट करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखो, वायलेंस से दूर रहो, एक्सीलेंस अचीव करो पर्सनल और कलेक्टिव एक्टिविटी में। देन लास्टली इसमें पेरेंट्स की भी ड्यूटी बता रखी है कि अगर आप
आपका बच्चा 6 से 14 साल का है तो उसको एजुकेशन दो, उसके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो उसको। समझ में आ गया? ये आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 2002 में। तो सिंपली ये ड्यूटीज़ ना सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं कि वो सोसाइटी और कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है लाइक DPSP, बट मॉरली बाइंडिंग है। ये क्लियर है चीज़? इसके बाद आता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 20 आर्टिकल नंबर 368 है जो इससे डील करता है। बेसिकली देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, वो चाहते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो। मतलब कि जैसे देखो, आज से 50 साल पहले भी जो लॉज थे, ज़रूरी नहीं है ना कि आज भी वही लॉज काम आए, या फिर आज से आने वाले फ्यूचर में 50 साल में जो आज लॉ है वही वैलिड रहेगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, राइट? तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि इसको चेंज ना किया जाए, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए कि जिसका जब मन कर रहा है मुंह उठा के चेंज कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो है तो बीच का है, ना इतना रिजिड है ना इतना फ्लेक्सिबल है, बल्कि सिंथेसिस है दोनों का ही। समझ में आ गया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप एग्जैक्टली किस तरीके से अमेंड कर सकते हो, ये चीज़ हमारे आर्टिकल नंबर 368 में पार्ट 20 कैसे अमेंड कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, तो फटाफट इसको देखते हैं। तो पहला तो हमको पता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल। समझ में आ गया? बिल जो है ना, या तो कोई मिनिस्टर या तो कोई प्राइवेट मेंबर, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? जो बिल है आपका दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। दोनों ही हाउस जो है सेपरेटली उस बिल को पास करेंगे, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्लियर है ये चीज़? और अगर वो बिल जो है किसी फेडरल प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको हमें हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई भी कराना होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। समझ में आ गया? इसके बाद अगर वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, स्टेट से भी रेटिफाई हो जाता है, फिर उसको हम लोग प्रेसिडेंट के आगे प्रेजेंट करेंगे। फिर प्रेसिडेंट जो है उस पर अपनी एसेंट देंगे। ना ही वो उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं, उनको अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़? और अगर उस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो वो जाके एक्ट बन जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब कितने तरीके के अमेंडमेंट है, जैसे कि अमेंडमेंट आपका सिंपल मेजॉरिटी से भी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी होता है, 2-3 चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझाई भी थी। इसके बाद है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो पार्लियामेंट का जब मन करेगा ना तब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगी। ठीक है? तो पार्लियामेंट क्या करती है, कोई भी चीज़ अमेंड करती है तो वो जुडिशरी के पास जाता है। जुडिशरी ये चेक करती है कि ये जो चीज़ ये लोग अमेंड कर रहे हैं क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट तो नहीं है। अब आप बोलोगे बेसिक पार्ट क्या होता है, तो बेसिक पार्ट कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि ये चीज़ बेसिक पार्ट है। क्लियर है ये चीज़ हमें टाइम टू टाइम जजेस ही बताते हैं। अगर कोई चीज़ हम अमेंड कर रहे हैं, अगर उनको लगता है ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर नहीं तो वो अमेंडमेंट करने देते हैं। अब जैसे कि सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, बेसिक पार्ट है, तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें टाइम टू टाइम केसेस के थ्रू पता चलती रहती हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर है चीज़? इसके बाद स्टार्ट होता है, यहाँ तक आपका पार्ट 1 था, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। अब पार्ट 2 अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाते हैं। क्लियर है चीज़? तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो हमारे सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है? और आर्टिकल नंबर 163, 164 डील करता है पार्लियामेंट इन स्टेट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उन चीज़ों से। क्लियर है ये चीज़? तो वही बात है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बोथ एट द सेंटर लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। क्लियर है ये चीज़? तो ये बात आपका इसमें बता रखा है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे नॉमिनल एंड एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, साथ ही मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डाइसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, सीक्रेसी, ये सारे फीचर्स हैं कुछ जो आप लोग पढ़ोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। सिमिलरली आपका
एक और फॉर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी कुछ फीचर्स इसमें बता रखे हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर की थी। इसके बाद है आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ गवर्नमेंट की पावर को 2 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, 2 से ज़्यादा में भी किया जाता है, बट हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों में पावर्स डिवाइडेड है। समझ में आ गया? तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम में भी कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए लॉज बनाती है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, उन पे, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए लॉज बनाती है, जैसे पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें। समझ में आ गया? इसके बाद है हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन, चैप्टर नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये जो है ना, पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ठीक है, अब ये है क्या, तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को हमने पढ़ा है इसके अंदर 3 हेडिंग्स के अंदर। लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करूँ तो कानून बनाने की शक्ति, बेसिकली मतलब कि सेंटर किन किन चीज़ों पे कानून बनाएगा और स्टेट किन किन चीज़ों पे कानून बनाएगा, ये चीज़ लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर बताया गया है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक पार्ट 11 में मेंशन्ड है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है ना, इनको फर्दर 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहला है आपका टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि टेरिटरीज जो कौन सी है सेंटर की और कौन सी स्टेट की। तो पार्लियामेंट जो है ना आपका होल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट मतलब अपने ही स्टेट भर कानून बना सकती है, स्टेट के बाहर उनका कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट के साथ ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद पार्लियामेंट जो है ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी बनाती है, जैसे कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट ही है जो लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकता इस चीज़ के ऊपर लॉ। समझ में आ गया? इसके बाद इसमें आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दे रखे हैं पार्लियामेंट को, जैसे कि प्रेसिडेंट ही है जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएंगे रिलेटेड टू द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 5 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख। तो इन चीज़ों को लेकर प्रेसिडेंट बनाएंगे। साथ ही गवर्नर को भी ये पावर दे रखी है कि गवर्नर ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट पार्लियामेंट का हमारे इस एरिया में नहीं लगेगा, इस एरिया में हमारे स्केड्यूल्ड एरिया है ये, तो यहाँ पे नहीं लग सकता पार्लियामेंट का ये लॉ, लगेगा भी तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा। और यही पावर गवर्नर ऑफ असम को भी दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि कानून बनाने के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। अब वो टॉपिक हम लोगों ने 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिए हैं। लिस्ट 1 आपका है जो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स पर आपका कानून बना सकती है। लिस्ट 2 आपका बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट आपका इन कानून पे इन टॉपिक्स पे कानून बना सकती है। और लिस्ट 3 आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका जैसे लिस्ट 1 में आपके टॉपिक्स आ जाते हैं डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो लॉ बना सकती है। और लिस्ट 2 में आपके जैसे पुलिस हो गए, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, एग्रीकल्चर, इन पे आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही है जो लॉ बना सकती है। क्लियर है ये चीज़? इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं जब जो स्टेट मैटर्स है लिस्ट 2 के, उनमें पार्लियामेंट को भी हक मिल जाता है कानून बनाने का। वो कौन से ऐसी कंडीशंस होती हैं? जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि भाई इन मैटर पे ना, स्टेट मैटर है ये एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल, इस पे ना आप इस स्टेट के लिए ये लॉ बना दो। क्लियर है ये चीज़? तो उसमें नेशनल इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट बना सकता है स्टेट मैटर्स पे लॉ, या फिर अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करे तब, या प्रेसिडेंट रूल लगा हो तब। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव में लास्ट हेडिंग है वो है सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि सेंटर का स्टेट लेजिस्लेशन पे कितना कंट्रोल होता है। क्लियर है ये चीज़? गवर्नर कुछ बिल को प्रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट को देखने के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्युटली वीटो पावर होती है इनके ऊपर। और कुछ बिल्स होते हैं, जैसे कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है तो सेंटर स्टेट को बोल सकता है अपने सारे बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस उनको संभाल के रखो, हमें चेक करना है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोल सकते हैं। साथ ही सेंटर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं स्टेट पे, तो वो चीज़ें इसमें बता रखी हैं। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आपका आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जिसने जिस लिस्ट में कानून बनाया, जैसे लिस्ट 1 है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और लिस्ट 3 में जिसने जिस चीज़ पे कानून बनाया है उसको एग्जीक्यूट भी वही अथॉरिटी करेगी। सेंटर ने बनाया तो सेंटर, स्टेट ने बनाया है तो स्टेट। क्लियर है ये चीज़?
फिर है ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड द सेंटर। अब होता क्या है ना, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में सेंटर का कोई काम चल रहा है तो स्टेट को ये मेक श्योर करना है कि वो जो भी लॉ बनाए, जो भी काम करे, उस काम के दौरान स्टेट के चलते हुए काम जो है वो रुक ना जाए। मतलब स्टेट के काम, सेंटर के काम में किसी भी तरीके की बाधा स्टेट ना डाले। क्लियर है ये चीज़। फिर सेंटर भी कुछ डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन स्टेट। फिर इसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना उस स्टेट में, जैसे उस स्टेट की एजुकेशन उसी स्टेट की मदर टंग में हो जाए, कुछ इस तरीके के कुछ वो हैं जो सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। समझ में आ गया। फिर है आपका म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शन, यानी कि दोनों को ना आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना के एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम अपने एग्जीक्यूट करवाने हैं। समझ में आ गया। देन है हमारा कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट यहाँ पे रोल में आते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में आप लोग ना एक कॉपरेशन बना के रखो बाय स्टैब्लिशिंग इंटर स्टेट काउंसिल, जिनसे उनके डिस्प्यूट सॉल्व हो सके, या कुछ भी ऐसे करो जिससे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट ना आए। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे लास्ट में आपका कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड भी है कि चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश कर सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। साथ ही जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, वो स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे ऑन बोर्ड आ सकता है उनकी हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं एडमिशन देने के लिए, एक तरीके से प्रेसिडेंट की अप्रूवल पे। लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद है यूपीएससी असिस्ट कर सकता है स्टेट्स को कि आप अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनसे उनकी ऑपरेटिंग स्कीम्स वगैरह को फ्रेम कर दो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें भी यूपीएससी हेल्प कर सकता है। फिर लास्टली आपका एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसमें क्या बोल रहा है कि भले इंडिया की ड्यूअल पॉलिटी है लेकिन इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है। पहले आप लोअर कोर्ट्स में जाओ, लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, फिर अपर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन जाके आपका सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें इसमें बता रखी हैं। और जो जजेस होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। समझ में आ गया। और उनको ट्रांसफ़र और रिमूव भी किया जा सकता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट जो है ना 2 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है, जैसे महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए है, पंजाब एंड हरियाणा के लिए है। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसके बाद है हमारे पास इंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ एग्जैक्टली किस तरीके का रिश्ता है। समझ में आ रहा है। देखो आपको पता है इंडिया जो है फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, तो यानी कि हर स्टेट के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, उनके बीच स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टेट्स आपस में झगड़ते रहेंगे तो पूरे देश का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी वजह से स्टेट्स का आपस में कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू रिवर वाटर हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, या लिंग्विस्टिक इश्यूज हो गए, या ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई इशू हो गया, तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए हमने इंटर स्टेट काउंसिल बनाई है। ये प्रेसिडेंट बनाते हैं ताकि स्टेट्स और सेंटर के बीच और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। समझ में आ गया। देन जोनल काउंसिल्स आते हैं आपके, जो रीजनल लेवल पर स्टेट्स के बीच कॉपरेशन बढ़ाने के लिए काम आते हैं। देन डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हैं, खासकर रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। देन ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इस चैप्टर में कवर करोगे। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया है तो मोर देन इनफ है, हार्डली कुछ आता है इससे, और अगर आएगा तो आप लोग उसको कर पाओगे सॉल्व, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 16 जो कि है इमरजेंसी प्रोविजंस। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगेन इसमें आप लोग 3 तरीके की इमरजेंसीज के बारे में पढ़ते हो, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये तीनों इमरजेंसी किस ग्राउंड पर लगाई जाती है, कौन लगाता है, कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में इस इमरजेंसी को अप्रूव कराने का, कितने टाइम बाद इसको रिवोक किया जाता है, कौन रिवोक करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन तीनों ही इमरजेंसीज को लेके। समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ से हम लोगों का पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाता है। तो हमने ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, इनको इतने अच्छे से हम लोगों ने कवर किया
किया था कि बेसिकली इनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या इलेक्शन प्रोसीजर होता है, इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया था। अब मैं बात करूँ पार्लियामेंट वाले चैप्टर की, इस चैप्टर को जितना हो सके डेली इस चैप्टर को रीड करने की आदत डाल लो आज से, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने एक बार रीड कर लिया हो गया, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मीकांत रीड करने की हैबिट तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो मॉर्निंग में उठ के डालो, मतलब आपके 24 आवर्स में से 1 घंटा 2 घंटा आप लोग लक्ष्मीकांत को डेडिकेट करो डेली। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में तो आप लोग 1 घंटा दोगे इनफ है, बट धीरे धीरे वो टाइम स्पैन ना आपका खुद ही कम होता रहेगा। एक टाइम आएगा जब आप लोगों को पूरी लक्ष्मीकांत 15-20 मिनट में आप लोगों को पूरा एकदम कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से फिर हमने पार्लियामेंट कमिटीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और इसी में मैं आपको पार्लियामेंट्री फोरम्स एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में समझा देती हूँ, इन दोनों चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और इससे आप लोग कर लोगे क्वेश्चंस अगर आएगा भी तो। ठीक है, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे आपकी वहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फोरम्स बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए खास ग्रुप्स होते हैं। इसको ऐसे समझो, आप लोग इमेजिन करो एक बड़े स्कूल में जैसे अलग अलग क्लब्स होते हैं ना, जैसे आपके डिबेट क्लब हो गया, साइंस क्लब हो गया, जहाँ स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए फोरम्स बनाए जाते हैं। ये फोरम्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिटेल में डिस्कस करने और नॉलेज गेन करने के मौके मिले। समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट का सेशन टाइम लिमिटेड होता है और वहाँ सारे ही टॉपिक्स पर आप लोग डिटेल में बात नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये फोरम्स उस गैप को फिल करते हैं। कैसे? जैसे इन फोरम्स में पार्लियामेंट के एमपीज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। ठीक है, मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। साथ ही ये लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच जानकारी और अवेयरनेस बढ़ाते हैं। साथ ही जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनके बीच आइडियाज़ एक्सचेंज करना, ये सारा काम ये पार्लियामेंट्री फोरम्स ही करते हैं। समझ में आ गया? साथ ही एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनकी राय लेना, साथ ही गवर्नमेंट को स्पेसिफिक एरिया में पॉलिसी बनाने के लिए वैल्यूएबल इनपुट्स देना, एमपीज़ की उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा एनहांस करना। तो ये सारा काम है आपका पार्लियामेंट्री फोरम्स का। ठीक है, तो इंडिया में कई पार्लियामेंट्री फोरम्स है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी पानी बचाने और उसके मैनेजमेंट पर फोकस करना। साथ ही पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, यानी यूथ से जुड़े हुए आप लोग मुद्दे डिस्कस करो, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया। देन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के वेलफेयर और राइट्स पर फोकस करो। देन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो भी है पॉपुलेशन और उनकी पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचो, उन इश्यूज़ पे बातें करो। देन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये है। फिर पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसी तरीके के आपके फोरम बनाए हुए हैं जो आपके उसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। क्लियर है ये चीज़? देन आता है आपका पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो पार्लियामेंट्री ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ लाता है। ठीक है, तो जो यूजुअली आपका एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स या फिर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। अब इनके भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज का अपना एक ग्रुप होता है पार्लियामेंट में, ये सबसे कॉमन टाइप है। जैसे आपका बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, ये ग्रुप पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लेजिस्लेटिव स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और पार्टी लाइन पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ये एक ब्रॉडर ग्रुप है जिसमें पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस बना के रखना, मेंटेन करना। देन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट के बीच आइडिया और एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करना, फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को रिसीव करना, नॉलेज शेयरिंग। देन बस यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फोरम एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो आपके जो पार्लियामेंट्री ग्रुप होते हैं ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पार्टी डिसिप्लिन और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। वेयर जो आपके पार्लियामेंट्री फोरम होते हैं वो स्पेसिफिक पब्लिक इश्यूज़ पर अवेयरनेस, नॉलेज और पॉलिसी इनपुट्स के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये मेन डिफरेंस था। बाकी आप लोग एक बार रीड कर लेना, एक बार से ज़्यादा रीड मत करना इस चैप्टर को, इससे रेयरली ही कुछ आता है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। और जो आएगा भी ना उसको आप लोग अपनी बेसिक नॉलेज से भी कर लोगे। ठीक है, तो इसको बस एक बार रीड कर लेना। अब
इसके बाद जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। बट करने से पहले अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चंस मैंने, ऐसा नहीं है सिर्फ 5 साल पुराने क्वेश्चंस हैं, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और ऐसा नहीं है सारे ही ऐड कर लिए हैं, जो आज के टाइम में रेलेवेंट है, समझ में आ रहा है, मैंने वो क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और अगर आपने ये कर लिए ना तो आपको ना 1 से लेके जितने चैप्टर्स हमने कर लिए 25 चैप्टर्स, इनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली गूगल पे ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, ये आप लोग कर लोगे, दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमेंट करना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं एग्जैक्टली, ये सारी और कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को मुझे बतानी है। क्लियर है ये चीज़? कमेंट करना है। साथ ही मुझे इस वीडियो पे आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस दोगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर्स लाऊंगी फटाफट। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और जिस वीडियो पे आता है मेरा फिर फोकस रहता है कि उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाए। ठीक है, और इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पॉलिटी के साथ, इकोनॉमी या एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विजन IAS की मंथली मैगजीन्स अगर आप लोग नहीं कवर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो आप लोग। हम लोग जनवरी मंथ से कवर कर रहे हैं विजन IAS की मंथली मैगजीन्स। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इन तीनों ही प्लेलिस्ट, इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मंथली मैगजीन्स। इकोनॉमी या एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग कर लोगे फिर भी, ठीक है, अदर सोर्सेज से, पर मंथली मैगजीन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग करना शुरू कर दो, छोड़ो मत, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है आपका कवर करने के लिए करंट अफेयर्स को। और इस तरीके से वो डिज़ाइन किया जाता है ना मंथली मैगजीन कि आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो जाती है आंसर राइटिंग की। समझ में आ रहा है? आपके पास इनफ कंटेंट रहता है और रेलेवेंट कंटेंट रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। और इस वीडियो पे डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी और फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर फाइनली अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Who among the following have the right to vote in the elections to both the लोक सभा and the राज्य सभा? यानी कि इनमें से किसके पास दोनों ही इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस और राज्यसभा के इलेक्शंस में वोट देने का हक होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा एंड अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको वोट देने का राइट नहीं होता है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में। ठीक है, हमें पता है लोकसभा के इलेक्शंस जो है आपके, हम उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं और फिर वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर उनको हम लोग डायरेक्टली वोट देते हैं। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस। तो इनमें से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो हाँ, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही इलेक्शंस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन लास्ट ऑप्शन था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। ये आपका 1995 में पूछा गया था। ठीक है, देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज करेक्ट? अब इनमें से कौन सी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है? पहला है ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता होगा हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे चलते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहते हैं उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान किसी भी हाउस का मेंबर हो। ऐसा हो सकता है कि पहले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना हो, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर उसको कंपलसरी है कि किसी ना किसी हाउस का मेंबर उसको बनना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर है हमारे पास ही कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी गलत है, बल्कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम रेकमेंड करते हैं कि आप इनको कैबिनेट का पार्ट बना दो, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बना दो, और हमारे प्रेसिडेंट वैसा ही करते हैं। क्लियर है ये चीज़? फिर है ही हैज़ फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। ये एकदम ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कंप्लीटली ये उनकी डिस्क्रिशन है किसको वो चाहते
चाहते हैं कि वो उनकी कैबिनेट का पार्ट बने। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर लास्ट ऑप्शन है ही हैज़ ओनली लिमिटेड पावर्स इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन से मिनिस्टर होंगे, इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका 1996 का क्वेश्चन था। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है स्टेटमेंट। तो पहला है ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब कि देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें पता है कि लोकसभा में स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर वो मेंबर ही राज्यसभा के हैं तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ कर ही नहीं सकते, वोट कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है ही कैन नॉट स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। तो देखो, टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा गलत है, क्योंकि ही कैन स्पीक, वो बोल सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर बोल सकता है, चाहे वो उस हाउस का मेंबर हो या ना हो, बट वो वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उस हाउस के मेंबर नहीं है। समझ में आया? तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन अपर हाउस। तो वो सिर्फ अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में ही स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो ये गलत है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। वो बोल सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, किसी भी हाउस में दे सकते हैं। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कोई भी मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं, भले ही वो उस हाउस के मेंबर हो या ना हो, बस वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी क्या है, ही हैज़ टू रिजाइन इफ द लोअर हाउस पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिम। एकदम करेक्ट है। भले ही आपके प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से हों, बट अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका सही है, तीनों ही स्टेटमेंट। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट। ये आपका 2000 में पूछा गया है। पहला है, अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो, यही आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मनी बिल जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा के पास थोड़े से ज़्यादा पावर होते हैं कंपेयर टू राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये एकदम ठीक है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उन्हीं के हाथ में ये फाइनल जजमेंट होता है, वही डिसाइड करते हैं कि ये जो बिल है ये मनी बिल है कि नहीं। ठीक है, फिर है, द राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज। ये भी एकदम सही है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी इज योर राइट आंसर। ओनली ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो ठीक होगा। फिर है हमारे पास, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो पहला है इसमें डेकोरम। तो डेकोरम आपको होता है थोड़ा प्रॉपर बिहेवियर और हाउस का जो पीस होता है उसको मेंटेन करने को कहते हैं डेकोरम। ठीक है, इसके बाद है आपका क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है जब कोई मेंबर या तो अपनी पार्टी चेंज करे या तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है। समझ में आ गया? तो ये स्पीकर से रिलेटेड नहीं है। फिर आपका इंटरपेलेशन, तो ये आपका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स, स्पेशली आपका ऑपोजिशन, गवर्नमेंट से ऑफिशियल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरपेलेशन। ठीक है, फिर आपका यील्डिंग द फ्लोर, ये एग्जैक्टली वो प्रोसेस है जहाँ पर स्पीकर जो है एक मेंबर को बोलने से रोकता है और दूसरे मेंबर को बोलने का मौका देता है। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये आपका अगेन 2000 में पूछा गया था। तो ये आपका विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो इसमें हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट के पास ये पूरा हक है कि वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इन सब को पूरा करने के लिए या तो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के रिगार्डिंग या तो पूरी इंडिया के रिगार्डिंग लॉ बना सकता है, और इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद है हमारे पास, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा इज़। ये आपका 2000 में पूछा गया था, लेकिन आपको इसके हिसाब से आंसर करना है, तो इसका जवाब आप लोग दोगे।
इसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपका 2003 का क्वेश्चन है। ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, हमें पता है ये गलत है क्योंकि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में ही नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। देन है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द राज्यसभा। तो ये गलत है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट हम लोग 2020 तक करते थे लोकसभा में, समझ में आ गया, राज्यसभा में नहीं। तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर है हमारे पास देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देन है हमारे पास अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये चीज़ गलत है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं जो वोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसको दोनों ही हाउसेस से सेपरेटली पास होना पड़ता है और इन केस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है, ये आपका 2003 का क्वेश्चन है। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, इनके केस में क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है ना, इस केस में हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से सेपरेटली उस बिल को पास करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2003 का क्वेश्चन है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स टू, ये मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो 7th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दोगे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये अगेन आपका 2004 का क्वेश्चन है। द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। मतलब कि आपका अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो दोनों ही हाउसेज से पास होना चाहिए, तभी जाके आपका वो लॉ बनेगा, कानून बनेगा, ठीक है। फिर है आपका नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द अप्रोप्रिएशन एक्ट। ये भी एकदम सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा सिर्फ एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू ही निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता है। देन है हमारा फाइनेंस बिल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस बट नो अदर बिल एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन द रेट्स ऑफ द टैक्सेस विच आर ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन। तो नए टैक्सेस लगाने के लिए फाइनेंस बिल ज़रूरी है, लेकिन जो पुराने टैक्सेस हैं उनकी रेट चेंज करने के लिए किसी और बिल या एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये कह रहे हैं। तो ये आपका गलत है। अगर गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग टैक्स के रेट भी चेंज करता है, फाइनेंस बिल या अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है, ऐसे ही बिना किसी बिल के आप टैक्स रेट चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फिर है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2004 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला है आपका, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस सीने डाई बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। ये आपका सही है। ये क्या कह रहा है आपका, जो आपका एडजर्नमेंट सीने डाई होता है, एडजर्न द हाउस सीने डाई, सेम थिंग। ये बिना किसी नेक्स्ट डेट के जो हम लोग हाउस का सेशन बंद करते हैं ना, तो ये स्पीकर का काम होता है, समझ में आ गया। और ये जो आपका प्रोरोगेशन होता है, ये प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि सेशन फॉर्मली आपका एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑर्डर सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं और हाउस को दोबारा समन भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो ये भी एकदम सही है आपका स्टेटमेंट। फिर है अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म देयर इज एन ऑटोमेटिक डाइसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय एफेक्ट्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years इवन इफ नो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ डाइसोल्यूशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है ये आपका, लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर 5 साल का होता है। अगर इसे पहले डिसॉल्व नहीं किया गया हो या इमरजेंसी में एक्सटेंशन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है 5 साल पूरे होने पर, चाहे प्रेसिडेंट का फॉर्मल ऑर्डर आया हो या नहीं आया हो। समझ में आ गया। तो ये एकदम सही है आपका स्टेटमेंट। फिर है आपका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द डाइसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ये भी आपका सही है। तो जो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन स्पीकर की पोजीशन, स्पीकर रहते ही हैं, तब
तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा ना बन जाए, और जैसे कल नई लोकसभा का फर्स्ट सेशन है तो आज इज़ द लास्ट डेट जब तक वो स्पीकर हैं। समझ में आ गया? तो ये है, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका 2004 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कोई अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसको बस 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। अगर वो 50 लोगों से साइन हो चुका है तो वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली ग्राउंड स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, तो टेक्निकली यही आपका सही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ये। इन केस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा नो कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव लेट डाउन इन द रूल्स, ये एकदम सही है। लोकसभा में आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसके लिए कोई वो नहीं लिखा है, कोई कंडीशंस नहीं लिखी है कि इन्हीं कंडीशंस में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर 50 लोगों से साइन हो चुका है तो आप कर सकते हो। A motion of no confidence once admitted has to be taken up within 10 days of leave being granted, ये एकदम सही है, 10 दिन के अंदर आपको उसको लेना पड़ेगा। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये भी एकदम सही है। राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पावर्स होती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन, ये भी 2004 का क्वेश्चन है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो इनको इनकी पोजीशन से रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो और कहीं नहीं, तो राज्यसभा अलोन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? देन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2006 का क्वेश्चन है ये, द राज्यसभा अलोन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to a matter in the state list। तो आर्टिकल नंबर 249 के अंदर राज्यसभा अगर 2/3 मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करती है तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर। समझ में आ गया कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, ये सिर्फ राज्यसभा का पावर है, लोकसभा का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। फिर रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352, 356 और 360 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ता है विद इन 1 मंथ। इन नॉर्मल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 सिर्फ लोकसभा नहीं करती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है जो सही है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2008 का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे दोगे, तो 7th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन, इनके आंसर आप लोग मुझे दोगे, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2009 का क्वेश्चन है। Now, the Constitution of India provides that all cabinet ministers shall compulsorily be sitting members of Lok Sabha only, तो ये गलत है। मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ समझाई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा से हों या सिर्फ राज्यसभा से हों। समझ में आ गया? वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं और हो सकता है किसी हाउस के मेंबर वो ना हो, पहले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बने, फिर उसके 6 महीने के अंदर उनको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है, तो ये गलत है आपका। द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, तो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 के तहत। समझ में आ गया? तो ये गलत है आपका, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं और ना ही आपका ये कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है, क्लियर ये चीज़। फिर ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि आपको बताना है कि ये इनकी ड्यूटी है, प्रेसिडेंट उस अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी अलॉट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। फिर है आपका 19th क्वेश्चन 2011 का है ये, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर बजट लोकसभा से पास नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर लोकसभा एनुअल यूनियन बजट को पास नहीं करती है तो इसका मतलब है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उन्होंने हाउस में कॉन्फिडेंस अपना
अपना खो दिया है, और ऐसे में आप प्राइम मिनिस्टर को अपने पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और इसके बाद या तो प्रेसिडेंट एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी और पार्टी या कोलिएशन को इनवाइट करते हैं, या फिर नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही होगा, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। इसके बाद है हमारे पास द ऑथराइजेशन ऑफ फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ये आपका 2011 का क्वेश्चन है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करने के लिए पैसे मतलब कौन अप्रूवल देता है, किसके पास है वो अथॉरिटी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये नहीं देते हैं। देखो प्रेसिडेंट डायरेक्टली ऐसा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकालने की परमिशन नहीं देते हैं, वो पार्लियामेंट के पास, जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उस पर सिर्फ अपनी एसेंट देते हैं, साइन करते हैं। तो ये गलत है, पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है, एकदम करेक्ट है ये। पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे अगर आपको निकालने तो उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन आपको चाहिए, और ये परमिशन आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास करके दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। इसके बाद है हमारे पास 21, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, 2012 का क्वेश्चन है ये। एडजर्नमेंट मोशन के पीछे का पर्पस क्या होता है? तो पहला है टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डिफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये आपका एकदम सही है। एडजर्नमेंट मोशन का प्राइमरी पर्पस ही यही होता है कि किसी ऐसे मैटर पर तुरंत चर्चा की जा सके जो बहुत ज़रूरी है और पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और जिसके लिए हाउस का नॉर्मल जो काम काज चल रहा है ना उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इस मैटर पर डिस्कशन करना ज़रूरी है आपका। तो ये आपका एकदम सही है ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास 22nd क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये तो गलत है। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली, तो ये तो गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, पहले हैं लोकसभा, फिर राज्यसभा एंड देन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज़? तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आपका एकदम गलत है। थर्ड गलत है एंड फर्स्ट गलत है, और सेकंड आपका कह रहा है कि आपका जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है ना उसको सॉल्व करने का काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेन लोग हैं जो काम करते हैं, जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इनकी ड्यूटी है इलेक्शन रिलेटेड जितने डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करना, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बल्कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द ओनली ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। देन है हमारे पास 23 क्वेश्चन, ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2012 का क्वेश्चन है ये आपका। ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है। तो वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं वो, ये गलत है स्टेटमेंट। ही शी नीड नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर, ये गलत है। इतना ही पढ़ के मुझे समझ आ गया, क्योंकि अगर आप लोकसभा के स्पीकर बन रहे हो तो आपको उसका मेंबर होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर, राइट। जब हम लोग इलेक्शन स्पीकर का चुनाव कर रहे हैं तब उस टाइम पे आपको लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। देन है इफ़ ही शी इंटेंड्स टू रिज़ाइन द लेटर ऑफ हिज हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय टू द डेप्यूटी स्पीकर, ये जो स्टेटमेंट है आपका ये सही है। जब स्पीकर रिज़ाइन करते हैं तो वो अपना जो रेजिग्नेशन होता है वो डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देन है हमारे पास व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज़ सब्सटैंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, 2013 का क्वेश्चन है ये। मतलब अगर राज्यसभा एक मनी बिल में कुछ भी अमेंडमेंट कर देती है तो उसके बाद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, तो ये एकदम सही है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि लोकसभा के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन को माने या ना माने रिलेटेड टू मनी बिल। मनी बिल पर लोकसभा की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू राज्यसभा। देन है द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। लोकसभा मनी बिल को आगे कंसीडर कर सकती है
हैं, चाहे राज्यसभा ने उसमें कुछ भी अमेंडमेंट किया हो या कुछ भी अपनी रिकमेंडेशन दी हो। समझ में आ गया? तो ये आपका ओनली ये सही है, ये तो गलत है। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन, तो ऐसा नहीं होता है। मनी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा को बिल वापस रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजती है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल, ये भी आपका गलत है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पर डेडलॉक को खत्म करने के लिए की जाती है, मनी बिल्स पर नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। देन है हमारे पास 25th क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, 2012 का क्वेश्चन है ये, नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ्स। यानी कि जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको 6 मंथ्स के अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 75 है, ये एकदम सही है आपका। इसके बाद है नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है लोकसभा के, राज्यसभा के भी बन सकते हैं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये मस्ट नहीं, ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी गलत है। तो तीनों आपके गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। देन है हमारे पास अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 2012 का है ये। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी बिल को लेकर डेडलॉक हो जाता है तो पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकती है आपकी, ठीक है। लेकिन कब बुला सकती है? अगर वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो, ये एकदम सही है। ऑर्डिनरी बिल्स जो आपके मनी बिल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स नहीं होते हैं, उन पर अगर कुछ डेडलॉक आ गया है तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकता है। देन है आपका मनी बिल, तो ये गलत है आपका। मनी बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है, मैंने आपको ऊपर ही समझाया ये, तो ये गलत है। सेकंड हटा दो जहाँ जहाँ पर है। तो एक ही थर्ड पे हमारा आंसर टिका हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। देन है हमारे पास द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी पूछा गया था और अभी 2013 में भी सेम ये रिपीट हुआ है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताना। तो 7, 10 और एक और कोई सा था और 27, तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर बताना आप लोग मुझे। देन है हमारे पास 28th question, in the context of India, which of the following principles are implied institutionally इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 2013 का क्वेश्चन है ये। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कौन से ऐसे इसमें प्रिंसिपल्स हैं? देखो, पहला कह रहा है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो रूल है वो ये है कि जो भी कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के। अगर वो नहीं है जिस टाइम वो कैबिनेट के मेंबर बन रहे हैं तो 6 मंथ्स के अंदर उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है आपका। जैसे वो कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं वैसे ही वो नहीं रहते हैं क्या कहते हैं मिनिस्टर। देन कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट, तो कैबिनेट जो है हेड ऑफ द स्टेट हेड करते हैं, तो ये गलत है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज आर प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आर प्राइम मिनिस्टर, तो अगर होता कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो ये स्टेटमेंट आपका सही होता। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 का क्वेश्चन है ये। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। समझ में आ गया? तो ये सही है आपका, लोकसभा मीन्स पार्लियामेंट। फिर है आपका द यूनियन मिनिस्टर्स शॉल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका सही है। जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स वो आपके प्रेसिडेंट की विल तक ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शॉल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, ये भी एकदम ठीक है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है, तो बी आंसर इज द राइट, ठीक है। देन हमारे पास 30th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 का क्वेश्चन है ये। द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, यानी कि जो चेयरमैन और जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ना आपका पार्शियली सही है और पार्शियली गलत है। समझ में आ गया? जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो आपके राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हाफ गलत है, तो यानी कि ये पूरा ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला है ये गलत है आपका स्टेटमेंट।
इसके बाद है हमारे पास while the nominated members of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president। ये एकदम सही है आपका। जो nominated members होते हैं ना पार्लियामेंट के, उनको हक नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करें, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोट कर सकते हैं। तो ये आपका सही है, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर है हमारे पास 31st क्वेश्चन, ये 2014 का क्वेश्चन है आपका। द प्रेसिडेंट शॉल make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business। यानी कि प्रेसिडेंट का काम है ये कि प्रेसिडेंट जो भी हमारा बातचीत चल रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जो भी मिनिस्टर्स को काम मिल रहा है उस चीज़ को लेके थोड़ा ईजी ऐसे रूल्स बनाए, कन्वीनियंट रूल्स बनाए। ठीक है, फिर है हमारे पास ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये गलत है। जितने भी हम लोग काम परफॉर्म करते हैं वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता है, प्रेसिडेंट का नाम आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ प्रेसिडेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि सही है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। अगेन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र भी नहीं है। ठीक है, ये पार्लियामेंट की अपनी कन्वेंशन है, तो ये एकदम सही है आपका। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, और सिर्फ ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2014 का क्वेश्चन है ये। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन विच, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होगी? प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कोर आइडिया जो है वो ये बोलता है कि अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए कुछ हद तक इंडिविजुअल लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़े तो लगा दो रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर पे, नेशनल सिक्योरिटी पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो कोर प्रिंसिपल है ना वो नहीं है, उसके अगेंस्ट है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर आपका प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टी, ये एकदम सही है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पावर्स है ना उस पर रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगा सकते हैं ताकि इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है ना वो प्रोटेक्ट रहे। समझ में आ गया? तो बी इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपका 2015 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू बी पार्लियामेंट। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये आपका यूनियन बजट प्रिपेयर करता है, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है, जो कि गलत है, क्योंकि यूनियन बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो प्रिपेयर करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका आता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तो हमको पता है सही है, पार्लियामेंट की बिना अप्रूवल के आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते। तो सेकंड एकदम सही है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका गलत है। जो आपका ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट को बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की तरह मिलता है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग हो गए, जुडिशियल डिपॉजिट्स वगैरह हो गए। तो ये गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं होता है, बल्कि उसे बस एक ट्रस्टी के रूप में रखा जाता है। तो इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फंड्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं है और एक्सपेंडिचर भी नहीं है जिसे पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़े। ये सिर्फ वो पैसा है जो गवर्नमेंट को वापस करना होता है। समझ में आ गया? तो पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सिर्फ सी है, सेकेंड ऑप्शन है ये वाला, जो कि सही है। समझ में आ गया? देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द 2015 का क्वेश्चन है ये। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, क्यों? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये इसका आंसर भी आप लोग मुझे करोगे। ठीक है, 35th क्वेश्चन का आंसर। देन है हमारे पास 36th क्वेश्चन 2015 का है। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। समझ में आ गया? राज्यसभा के पास कोई
पावर नहीं है मनी बिल को लेके। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स के रिगार्डिंग वोट नहीं कर सकता है। फिर है हमारे पास राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका बजट, तो राज्यसभा बजट डिस्कस नहीं कर सकता है। तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि बजट जो है ना आर्टिकल नंबर 112 के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में पेश किया जाता है। दोनों हाउसेज को बजट पर जनरल डिस्कशन करने का हक है, समझ में आ गया। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट सिर्फ लोकसभा करता है, लेकिन बजट की जनरल डिस्कशन आपकी दोनों ही हाउसेज में होती है। क्लियर है ये चीज़? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, 1 और 2। देन है हमारे पास व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय, 2015 का क्वेश्चन है। जब कोई भी बिल जॉइंट सिटिंग के लिए जाता है तो उसको पास होना चाहिए, किस चीज़ से वो पास होना चाहिए? तो पहला है आपका अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाए। दूसरा है 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तीसरा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए, इज द राइट आंसर। ठीक है। देन है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2015 का ये क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, प्राइम मिनिस्टर में नहीं। समझ में आ गया? यानी कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर ऑफिशियली प्रेसिडेंट में ही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है, गलत है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा। सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than half of the state। ये बोल रहा है कि इनमें से किस मामले पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब उसे पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट से भी रेटिफाई कराया जा सके। समझ में आ गया? तो इसमें पहला है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ये एकदम सही है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट से भी रेटिफाई कराना पड़ेगा। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ये भी आपका सही है। पार्लियामेंट में स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आपके फेडरल स्ट्रक्चर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें भी अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने हैं तो भी आपको वो करना पड़ेगा, स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। फिर एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ में आ गया? तो इसमें भी अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ये गलत है। किसी स्टेट की जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको अबॉलिश करना या क्रिएट करना आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए पार्लियामेंट को एक सिंपल मेजॉरिटी से कोई एक लॉ बनाना होता है। अगर कंसर्न स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने भी इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया हो। समझ में आ गया? तो ये थे आपके ये 4 ऑप्शन, इसमें से 4th गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। बेसिकली जब भी हमें फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना होता है ना, तब हमको स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ता है। इन तीनों ही चीज़ें, ये तीनों ही फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, हमारे एग्जाम्पल है एक तरीके से। तो इनमें अगर मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ तो फिर मुझे हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है पर एज अ कन्वेंशन हम इसको यूज़ करते हैं। ये आपका 1995 का क्वेश्चन है। तो पहला है आपका फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, तो ये गलत है स्टेटमेंट आपका। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर को लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर आपका लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये है आपका गलत। इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे जो मनमोहन सिंह जी थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके 1991 से 1996 से तक, तो वो आपके राज्यसभा के मेंबर थे। समझ में आ गया? निर्मला सीतारमण भी पहले फाइनेंस मिनिस्टर
बनते समय राज्यसभा की मेंबर थी, तो ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि इसी तरीके से होना चाहिए। समझ में आ गया। फिर आपका द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं तो फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। इसके बाद है ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसी कोशिश की जाती है लेकिन ऐसा हर बार हो नहीं पाता है, ठीक है। फिर इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द end of their tenure, the speaker of the lower house of the parliament will officiate as the president। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट। मैं आपको बताती हूँ, ये अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो पोजीशन है वो खाली हो जाती है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो एज अ प्रेसिडेंट पोजीशन संभालते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो करते हैं। ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है जो कि सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा 40 to 50 क्वेश्चंस और हैं करने के लिए, ठीक है। तो वो भी करा दूंगी मैं, वो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे। साथ ही हम लोगों ने जितने चैप्टर्स तब तक कर लिए होंगे वो क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। टिल देन कैसा लगा ये लेक्चर आपको मुझे बताना, और आप लोगों के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि कब नेक्स्ट वीडियो आएगी पॉलिटी पे। तो मुझे अगर इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करें। अब हमारा जजेस वाला चैप्टर है जो स्टार्ट करना है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। मैंने जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो ज़रूर कमेंट करना और मुझे बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।